नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सबसे पहले बात होगी कोरोना की महामारी की, इसके बाद बात करेंगे मथुरा शाही ईदगाह पर आए कोर्ट के फैसले की। आपको यूपी नगर निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो दिल्ली में दाखिल हो चुकी है। और आखिर में बात होगी झारखंड के अवैध बैनिंग मामले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। उधर चाइना में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि मंगलवार को यहां पर एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख केसेस सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में सिर्फ दिन के 3,000 केस ही बताए गए। वहीं जापान, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोविड के खतरे को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही कहा गया है कि सभी राज्यों से कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजरी का सख्ती के साथ पालन करवाएं। और इस कड़ी में विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्कैनिंग और कोविड टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। भारत में कोरोना पर 2 अहम बैठकें हो चुकी हैं। साथ ही राज्यों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। देश भर में पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड संक्रमण के 201 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोविड के एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 3,397 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कुल केस बढ़कर 4 करोड़ 46 लाख हो गए हैं। तो कोरोना के जो केस हैं वो चाइना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चाइना में बढ़ते केसों को देखते हुए भारत में भी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रियों की कल अहम बैठक हुई। उसमें कहा गया है कि केंद्र की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं सभी राज्यों में उनका अनुसरण किया जाए, उनको पालन किया जाए उनका। साथ ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर बचें। इसके साथ ही बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन पर बेहद गंभीरता के साथ ध्यान देने की बात कही गई है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन से छूटे ना। जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ या जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है वो भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लें, क्योंकि सावधान इंडिया वॉइस आपको कर रहा है, कोरोना अभी गया नहीं है। नितिन जुड़ गया हमारे साथ न्यूज रूम से। नितिन का सीधा रुख कर लेते हैं। नितिन, कोरोना को लेकर चीन में हाहाकार है, चीख पुकार है। फिलहाल भारत का क्या परिदृश्य है? भारत में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या अपडेट कोरोना को लेकर फिलहाल? ये देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से देशों में कोरोना जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, चीन में अलग अलग देशों में कोरोना फैल रहा है, तो उसी को भारत की बात की जाए तो भारत में भी जो है कोरोना के लिए काफ़ी बैठकें कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की जो काफ़ी तेज़ी से जो लहर आ रही है, उसी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए और कहा है कि जिस तरीके कोरोना वायरस एक बार दोबारा से फैल रहा है, इसके लिए किस तरीके से रोकथाम की जाए, किस तरीके से सरकार अलर्ट हो ना हो, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही अलर्ट हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसमें जो सरकार योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिशा निर्देश दे दिए, सभी अधिकारियों को जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी दिशा निर्देश दे दिए। कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है सभी लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन और 2 गज की जो दूरी है उसे बनाने की जो बातें यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। लोगों से जैसे भीड़ में ज़्यादा लोग जाते हैं तो उनसे रोकने की पूरी प्रयास किया जा रहा है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आखिरकार भीड़ में ना जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से दोबारा जो अपनी चपेट में लेने की तैयारी कर रहा है। साथ ही उसी के साथ में लोगों से पूरी अपील की जा रही है, लोगों से मास्क लगाने की बातें भी पुलिस प्रशासन कर रहे हैं कि मास्क लगाएं जब भी बाहर निकले, क्योंकि कोरोना की जो लहर है ये काफ़ी तगड़ी लहर बताई जा रही है और काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसी को देखते चीन में जिस तरीके से बुरी हालात है तो उसी को देखते हुए भारत पहले से अलर्ट हो चुका है। भारत का कहना है कि अब की बार पिछली बार की तरह से जो कोरोना वायरस पिछले साल भारत के अंदर आया था और भारत में इतनी तरीके से यहाँ पर फैला था, तो उसी को रोकथाम के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो गए। प्रधानमंत्री मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक कर चुके हैं। इसी को लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों ने दिशा निर्देश दे दिए, अपने अपने स्टेटों में जो है दिशा निर्देश दिए और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी दिशा निर्देश कर दिया है कि आखिरकार जो कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसे किस तरीके से रोका जाए। उसी रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन को पहले ही एडवाइजर जो है जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग विभागों को दे दिया गया, जिला अधिकारियों को भी वो रिपोर्ट सौंप दी गई, क्योंकि कोरोना वायरस जो है काफ़ी
तेजी से फैल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है, पिछली बार कोरोना को देखते हुए, कोरोना बिल्कुल। वायरस को और देखते हुए सबसे लोग महत्वपूर्ण जिस नितिन ये तरीके भी से है कि लोग भी जागरूक हों। मास्क जो लोग लगाना भूल गए हैं वो फिर से उसके प्रैक्टिस करें, मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए नितिन। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने अपने आदेश में सर्वे के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। इसके साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक कोर्ट को सौंपनी होगी। सिविल कोर्ट ने साथ ही मामले से जुड़ी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने वादी विष्णु गुप्ता की अपील पर ये रिपोर्ट मांगी है। बालकृष्ण की तरफ से हमने ये सिविल सूट दाखिल किया गया है, जिसमें इंटरनल कमेटी और वक्फ बोर्ड को पक्षकार कायम किया गया। इसमें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष सारी चीज़ों को रखा गया और 5000 वर्ष पुराना ये जो इतिहास हमारे ठाकुर जी का है और जो ठाकुर जी के नाम पर 13.37 एकड़ भूमि है, जिस पर कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया, जिसमें कि 1967 में भी एक दावा दाखिल हुआ था, जिसमें ट्रस्ट के अलावा सोसाइटी के माध्यम से समझौता करा दिया गया, जो कि अवैध व शून्य था, जो वॉइड है। प्रथम मांग हमने यही रखी है कि वो जो वॉइड थी उस वॉइड को ख़त्म किया जाए, वह जो अवैध रूप से निर्माण शाही ईदगाह का है इसको विस्मार करके ध्वस्त करके हमको कब्जा पोजीशन ठाकुर जी को दिलाया जाए। तो माननीय न्यायालय ने इसमें प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर दिए और हमने अमीन महोदय के लिए इसमें प्रार्थना पत्र लगाया था कि अमीन महोदय मौके की रिपोर्ट लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई आगे इस पर निर्माण या कोई काम होता है वो ना हो। और माननीय न्यायालय के समक्ष मैं नक्शा वो रिपोर्ट लाने के लिए आदेश कर दिए गए हैं, जो कि 20 जनवरी तक अमीन महोदय को लाकर माननीय न्यायालय से प्रस्तुत करनी है। तो 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल इसका सर्वे होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे का आदेश दिया गया है सिविल डिवीजन कोर्ट की ओर से। और दरअसल हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई थी कि मस्जिद में मंदिर के अवशेष हैं और औरंगजेब ने मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया, और इसको लेकर यह महत्वपूर्ण सुनवाई मथुरा की सिविल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने 20 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष बोला औरंगजेब ने ईदगाह बनवाई। तो 20 जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट होगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे की तर्ज पर मस्जिद का अब सर्वे भी होगा यहां पर। और इधर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर सुनवाई खत्म हो गई है, और जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, जिस पर 27 दिसंबर को कोर्ट फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि दोनों तरफ की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। शुक्रवार को करीब 5 घंटे बहस हुई। शनिवार को हुई बहस के दौरान कोर्ट सरकार के रैपिड टेस्ट के आधार पर तय आरक्षण के फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं नजर आया, और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोर्ट स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक आयोग का गठन भी कर सकता है, और इस बारे में मंगलवार यानी कि 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। तो सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया। मंगलवार को यानी कि 27 दिसंबर को कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है। और हालांकि इससे पहले अधिसूचना पर रोक फिलहाल जारी है। अधिसूचना पर रोक 27 दिसंबर तक बरकरार रहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले महीनों में निकाय चुनाव होने और निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल हैं
उन्होंने अपनी कमर कस ली है और ओबीसी आरक्षण को लेकर ये याचिका कोर्ट में लगाई गई थी और लखनऊ बेंच ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को कोर्ट फैसला सुनाएगा और फैसले के आधार पर अधिसूचना फिर जारी की जाएगी चुनाव की। तो 27 दिसंबर को यह फैसला आना है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 27 दिसंबर का इंतजार है जब इस पर फैसला सुनाया जाएगा। निकाय चुनाव में रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुई सुनवाई में सबसे पहले याचिकाकर्ता की वकील एलपी मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। वकील ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो किया गया है वो राजनीतिक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। एक डेडिकेशन कमीशन बनाया जाए जो आरक्षण को लेकर फैसला करे। मौजूदा आरक्षण प्रणाली से पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विस्तार से पढ़कर जज के सामने सुनाया। जज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद आगे की सुनवाई शुरू की। डेडिकेटेड आयोग पर सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनका रैपिड सर्वे डेडिकेटेड आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट जैसा ही है। याचिकाकर्ता के पक्ष पर सरकारी वकील ने कहा कि महिला आरक्षण को हॉरिजेंटल आरक्षण बताया गया। फिर से जज ने कहा कि इंडिविजुअल केस को अलग से सुना जाएगा। आज केवल ओबीसी रिजर्वेशन पर बात सुनी जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी निकाय चुनाव पर सुनवाई हुई थी। समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। शीतकालीन अवकाश को देखते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति ने जरूरी अनुमति के लिए इस मामले को 24 दिसंबर की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। इससे पहले हालांकि बीते मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी तो राज्य सरकार का कहना था कि मांगे गए सारे जवाब प्रति शपथ पत्र में दाखिल किए गए हैं। इस पर याचियों के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगने की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। प्रियम पाठक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम का रुख कर लेते हैं। प्रियम, आज सुनवाई हो गई है और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को यानी कि 27 दिसंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से पिछले कई दिनों से लगातार जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है वो कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है और इसीलिए अभी तक अधिसूचना जो है निकाय चुनाव की वो जारी नहीं हो पाई है, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से अधिसूचना जारी करने पर चुनाव आयोग के स्टे लगाया हुआ है हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। पिछले कई दिनों से बहस हुई है। जो याचिका दायर करी गई थी उस पर सुनवाई हुई। ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला जो सुप्रीम कोर्ट ने मानक तय किया गया है उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन नहीं किया है और जो आरक्षण की सूची जारी करी गई है उसमें आरक्षण जो है वो कम दिया गया है। हालांकि सरकार ने अपना इस आरक्षण सूची को लेकर हल्फनामा कोर्ट में दायर किया। सरकार ने कहा कि उसने सभी मानकों को पूरा किया है। इसके अलावा इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 50% से अधिक ना हो। 2017 की जो सर्वे रिपोर्ट थी ओबीसी आरक्षण की, उसी के आधार पर 2022 के भी चुनाव में आरक्षण जो है वो जारी किया गया है। कोर्ट ने फिलहाल दोनों ही पक्षों की अपील को जो है वो सुना है, दोनों ही पक्षों की बात को सुना है, दोनों पक्षों के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं और आज विशेष सत्र बुलाकर जो है अदालत ने आज इस पूरे मसले पर सुनवाई करी है और उसके बाद अपने जो फैसला है उसको 27 दिसंबर तक के लिए यानी कि मंगलवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को अब जो है हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि उसने इस मसले पर क्या कुछ अपना फैसला जो है वो तैयार किया है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा चुकी हैं और कोर्ट में सुनवाई का जो कार्यक्रम था वो भी पूरा हो चुका है। कल अवकाश रहेगा, रविवार का है, सोमवार को भी जो है वो अवकाश रहेगा। इसके बाद मंगलवार को कोर्ट जो है वो अपना इस मसले को लेकर फैसला सुनाएगा। देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। क्या हाईकोर्ट जो है इस मसले को लेकर फिर से आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश देता है या फिर इसी सूची को जो है वो जायज ठहराता है। और प्रियम, माना ये जाए कि अब जो भी फैसला होगा उसके बाद जो अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई हुई थी वो अब हट जाएगी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो उसके साथ ही अपने स्टे को भी हटा देगा कि जो स्टे उसने लगा रखा है अधिसूचना जारी करने पर चुनाव आयोग को। उसके अलावा माना जा रहा है कि अगर आरक्षण सूची को फिर से जारी करने के लिए और उसमें हाईकोर्ट को ये लगता है कि जो मानक तय किए गए हैं उनका पालन नहीं हुआ है, तो वो इस बात का भी आदेश दे सकता है सरकार को कि फिर से आरक्षण की सूची जो है वो जारी की जाए। और अगर ऐसा होता है तो तकरीबन 2 से 3 महीने का जो चुनाव है वो टलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अगर कोर्ट जो है वो सरकार के इस आरक्षण को मान्यता देता है और उन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुनाता है, तब जरूर जो है जो अधिसूचना है वो चुनाव आयोग को जारी करने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद जो है वो चुनाव का कार्यक्रम जो है वो जारी होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फैसला आया था साल 2021 का, वो सुनाया था जज साहब को, तो उसके आधार पर ये फैसला लिया गया, ये माना जाए जो जज साहब ने फैसला लिया होगा। देखिए, अभी जज साहब ने जो फैसला लिया है वो किस आधार पे लिया है, किसके पक्ष में फैसला लिया है, ये अभी नहीं किसी को मालूम है, क्योंकि फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है और ये मंगलवार को यानी कि 27 दिसंबर को ही पता चलेगा कि कोर्ट ने अपना क्या कुछ फैसला इस मसले को लेकर सुनाया है। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों ने, चाहे सरकार का पक्ष हो, स्टेट हो, आपका नजर लगातार बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रियम आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंच चुकी है। उनकी यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। बता दें कि कन्याकुमारी से चलकर राहुल ने पिछले 107 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। दिल्ली में राहुल ने कहा, मैंने आरएसएस और भाजपा के लोगों से कहा कि हम आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए। भाई और बहनों, ये लड़ाई नई नहीं है। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना। ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। ये फर्क है। अब देखिए, जब भी हमारी सरकार होती है हम डर को मिटाने की कोशिश करते हैं। नहीं 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 नहीं, नफरत की झोपड़ी में आग नहीं लगाई। हम आग लगाने का काम कभी नहीं कर सकते हैं। हां, नफरत, भाई नफरत मोहब्बत से ही कटती है। नितिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। नितिन, दिल्ली पहुंच गई है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, और उन्होंने कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए राहुल गांधी कह रहे हैं। तो यात्रा का आगे का रोड मैप क्या है, आगे कब तक दिल्ली में रहेगी, दिल्ली के बाद कहां यात्रा को प्रस्थान करना है? ये देखिए शिवम, बिल्कुल दिल्ली आज यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुके हैं, जिसको देखते हुए कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की गई थी। 3000 से ज़्यादा किलोमीटर राहुल गांधी अपनी जो है पैदल यात्रा की थी। यहाँ पर तमाम लोगों से उनकी जब मुलाकात की थी भारत जोड़ो यात्रा में, काफ़ी लोग शामिल होते रहे। जैसे ही आज दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जो समर्थन के लिए उन्होंने जो है अपील किए लोगों से, उन्होंने साफ साफ यही कहा कि हम नफरत की दुकान नहीं फैलाते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है तो नफरत की यहाँ पर दुकानों को बंद करने के लिए खुद राहुल गांधी ने जो है बयान दिया। और साथ ही उनकी जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो वो दिल्ली पहुंचने में उनके साथ में सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी जो है उनके साथ में जो है दिखाई दिए थे। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी काफ़ी 107 दिन से जो है अपनी भारत जोड़ो यात्रा में थे और शामिल हुए थे, उसमें जाके तमाम वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता तमाम वहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में आज लोग शामिल हुए थे। तमाम जब भीड़ को देखा था, जिस तरीके से भीड़ काफ़ी हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी 107 दिन से अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करें, तमाम लोगों को जो है उन्होंने न्योता भी दिया। विपक्ष के लोगों को भी उन्होंने बुलाया कि इस भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो नफरत फैला रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि भारत आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। हम नफरत की जो है इसको जो है बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि जो लोगों से प्यार की जो बातें करते हैं, राहुल गांधी ने साफ साफ यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नफरत फैलाने में लग रही है। अब तक नफरत के लिए वो कार्य जानी जाती है। और साथ ही इसको देखते हुए जब राहुल गांधी की यात्रा आज
यहाँ दिल्ली में पहुंची तो दिल्ली के लिए समर्थन काफ़ी लोग वहाँ पर जो भीड़ जो है काफ़ी इकट्ठी हुई, क्योंकि राहुल गांधी 107 दिन से भारत जोड़ो यात्रा में थे और कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की थी। कल जो है फरीदाबाद थी, आज दिल्ली में ये एंट्री कर चुकी है। और अभी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल यात्रा जो है लाल किले पहुँच चुकी है। जिस तरीके से राहुल गांधी 107 दिन से पैदल चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा है, हमें तमाम लोगों ने उनको समर्थन दिया, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन मिलता आ रहा था राहुल गांधी वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोगों के जो है यहाँ पर यात्रा में शामिल हुए थे, बच्चे हों या कोई बुजुर्ग लोग हो, सभी को उन्होंने इतना प्यार दिया। जिस तरीके से आज लाल किले में जाते हुए बच्चों को अपने कंधे पे बैठा के राहुल गांधी ले जा रहे थे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग उसमें शामिल हुए, तमाम दूर दूर से लोग उनके साथ में आए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब इस तरीके से कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने शुरू की थी और इसको देखते हुए आज जो दिल्ली पहुंच चुके यात्रा, तो उनके साथ में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी जो है साथ में नजर आई थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा काफी दिनों से चल रही थी। तमाम उस पर जो है लोगों ने प्रतिक्रिया दी, क्योंकि जिस तरीके से भारत लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम सारी जानकारी के लिए। झारखंड में अवैध माइनिंग को लेकर हेमंत सोरेन सरकार भी अब केंद्र पर निशाना साध रही है। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इनकी राजनीति ईडी, सीबीआई और एजेंसी के दरवाजे पर टिकी है। अखबारों में इन दिनों सीरीज चल रही है। कोयला मंत्री कई बार झारखंड आए, मैंने कहा था यहां बड़े पैमाने पर खनिज की रेल के जरिए अवैध ढुलाई हो रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर आरोप लगाया, जब भी उनकी सरकार राज्य में अपना बेहतर कदम उठाती है केंद्रीय जांच एजेंसियों को सामने कर दिया जाता है। हमारी मंशा क्या थी नियोजन नीति के माध्यम से? अध्यक्ष महोदय, यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी तो आरक्षण से आच्छादित लोग हैं, पिछड़े वर्ग आच्छादित है, इनको कुछ नहीं होने जा रहा था। मात्र 40% जनरल के माध्यम से जो बाहरी लोगों का यहां प्रवेश होना था, यह मुझे रोकना था। मेरी मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, आज अगर आदिवासी का ही सिर्फ मुझे सोच रखना होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दलितों के बारे में सिर्फ सोच रखनी थी तो कोई दिक्कत नहीं था। पिछड़ों की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था। ओबीसी की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस राज्य के हर जनमानस की हितों की रक्षा हो, वो हमारा प्रयास था, लेकिन उन्होंने उसको भी विफल कर दिया। आज बता दीजिए कौन ऐसा देश में राज्य है जिसने अपने नियोजन नीति ना बनाया हो? राकेश कुमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त रांची से लाइव जुड़े हैं। राकेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधा आरोप लगाया केंद्र सरकार पर। बोला सरकार जब भी विकास करना चाहती है प्रदेश में तब केंद्रीय जांच एजेंसी सामने आ जाती है, विकास नहीं करने देती। देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राज्य में हालात बने हुए हैं नियोजन नीति के खारिज होने के बाद से हाई कोर्ट में, और उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाहरी लोग यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे हैं तमाम चीजों को, और मुख्यमंत्री ने सीधे सदन के अंदर इन सारी बातों का जिक्र किया है, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि सरकार चाहती है जब जब विकास का काम करना, राज्य हित में काम करना, तब तब कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी इसमें अड़ंगे लगाती रहती है, और कभी सीबीआई के माध्यम से तो कभी ईडी के माध्यम से कि राज्य की सरकार को परेशान करने की ओर कदम बढ़ा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये बयान काफी कहा जा सकता है कि संवेदनशील बयान कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य के हालात हैं और उसमें जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसमें अब जाकर फिर से एक बार कहा जा रहा है कि बाहरी भीतरी की बात सामने आने लगी है, और इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है, और खास करके इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर 22 साल के इस झारखंड में किस तरीके से आगे नीति बनाई गई है, और किस तरीके से अभी तक इन सारी चीजों को जिक्र किया जा रहा है, जिससे राज्य का कहीं न कहीं हित होता नजर नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारी से खास पेशकश 5 शहर 5 खबरें, इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।